Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to move towards the next topic, that is Purna Swaraj. Now we have to enter into the phase from 1928 to 1935. This is by and large the second leg of Gandhian politics. अभी तक हम लोगों ने गांधीयन पॉलिटिक्स को इलेबोरेटली पढ़ा था कि कैसे गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी को शेप दिया था व्हाइल ही वाज इन साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, हाउ ही डेवलप्ड हिज टूल, देयर आफ्टर आश्रम सिस्टम एंड देयर आफ्टर गांधीयन आइडियोलॉजी जिसमें हिंदवी स्वराज, देयर आफ्टर थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ऐसे मल्टीपल एंगल गांधी जी ने डेवलप करके रखे थे। देयर आफ्टर वी हैव सीन द श्रूडनेस विद इन गांधी वंस ही रिटर्न बैक इनटू इंडिया। 1916 से 1919 का उनका जो पॉलिटिक्स था उसमें कैसे गांधी जी ने धीरे धीरे करके हिंदू कंजर्वेटिव, अर्बन वर्कर, रूरल पीजेंटाइन सेक्शन, इस्लामिक सेक्शन, सिख नेशनलिस्ट सेक्शन सभी को अपने पीछे खड़ा कर दिया। And when you have support of this particular section, which is by and large the majority section of Indian society, then you are going to become the mass leader. And यही mass leadership के लिए फिर गांधी जी ने पहले रॉलेट सत्याग्रह 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 की लॉन्च की थी। ये दोनों मूवमेंट बाय एंड लार्ज वी कैन से दैट कि गांधी जी के लाइफ में फेलियर ही प्रूव हुए। हमने देखा था कि रॉलेट सत्याग्रह अल्टीमेटली एंडेड विद जालियनवाला बाग हत्याकांड। 1920 का नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट विद एंडेड विद द चौरी चौरा इंस्टेंस। And thereafter we entered in between the period of 1922 से 1928. In between 1922 to 28 thereafter we have seen Swarajist and thereafter multiple trends जो इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स में अब जो आ रहे थे वो। इंडिया अब नेशनल बन चुका था। इंडिया में हर एक बंदे को यू कैन से दैट अंग्रेजों से अब चिढ़ आ चुकी थी। एंड व्हेन यू आर एंग्री विद ब्रिटिशर्स you are bound to go against Britishers, and for that purpose with जो communist ideology, socialist ideology, trade union movement, lower caste movement, peasant movement, young section के movement, and thereafter revolutionary movement in between 1922 and 28 के बीच में जो आए थे हमने वो भी अब elaborately cover up किए हैं। And that is why we have to move towards the next important leg of the Gandhian politics, that is 1928 से लेके 1935 का time period. बट अगेन वहाँ पे जाने से पहले you'll get access to this particular PPT on the Telegram channel of us, and you can ask any questions that you might be having on the Instagram channel of mine, guys. So let's move forward. अब पूर्ण स्वराज के ऊपर जो है we have to enter a bit. And talking of पूर्ण स्वराज या फिर ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट करके रखा था, अब उसी पे हम लोगों को जाना है। दैट इज़ वेयर 1928-29 का पॉलिटिक्स बिगिन। टॉकिंग ऑफ 1928 अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली 1928 के टाइम पीरियड में हम लोगों को दिखाई देता है कि सबसे पहले या फिर ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो चालू हुई विद अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन से अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो है ये चालू होगा। एंड देयर आफ्टर 1928 से लेके रफली 35 के बीच में वी कैन से दैट कि अब मल्टीपल ट्रेंड्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चल रहे थे, जो हमने पहले ही देखे थे, उसका इम्पैक्ट अब नेशनल पॉलिटिक्स पे जो पड़ा उसी में आपको ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आते हुए जब दिखाई देगा। So let's just basically start. It all started with the Simon Commission. Simon Commission was chaired by John Simon. That's why इसको Simon Commission बोला जाता है, वरना इसका एक्चुअल नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। This Indian Statutory Commission was provided under Act of 1919 and Act of 1919 के अंदर ये जो कमीशन बनाया था it was created 2 years prior, दैट इज़ 1927 में ही। 1929 में एक्चुअल में बनना था बिकॉज एक्ट ऑफ 1919 ने बता के रखा था कि आफ्टर 10 ईयर रिव्यू ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 हैज़ टू बी देयर। बट फिर भी ये 2 साल पहले ही वी कैन से दैट बनता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है। देन ऑब्वियसली इसी वजह से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज दैट कि साइमन कमीशन या फिर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो एक्चुअल में बनना चाहिए था 1929 में, वो 1927 में ही क्यों बना, उसके पीछे के रीज़न जो है वो हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट रीजन इज बेसिकली इंडियन ओपिनियन। टॉकिंग ऑफ इंडियन ओपिनियन देन हमने लास्ट लेक्चर में ही देख के रखा था कि जो मल्टीपल ट्रेंड्स ऑफ इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स आ रहे थे, यही मल्टीपल ट्रेंड्स में अब इंडियंस वे आर बिकमिंग नेशनल। एंड इंडिया के सेक्शन में नाउ देयर वाज अ ट्रेमेंडस एंगर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स हम लोगों को हमारा स्वराज नहीं दे रहे हैं। एंड वी हैव सीन कि ब्रिटिशर्स ने इसके पहले क्या क्या पॉलिटिक्स जो है इंडिया के साथ या फिर इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खेल के रखा हुआ था। वैसे ही फिर प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ 1919 यही से तो सारी की सारी प्रॉब्लम चालू हुए। 1919 के एक्ट में देयर वाज अ प्रोविजन कि एन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या फिर अ स्टैट्यूटरी कमीशन इज टू बी एस्टैब्लिश आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट इम्प्लीमेंट ही 1919 को हुआ था, तो 10 ईयर्स वाज 1929। बट फिर भी इसको 2 साल पहले बनाया गया बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम देयर वाज कंजर्वेटिव गवर्नमेंट विच वॉज इन पावर। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट स्टैनले बॉल्डविन के अंडर वॉज इन पावर एंड कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वॉज फियरिंग कि 1928 में 1929 के अर्ली पार्ट में देयर इज एन इलेक्शन
इन ब्रिटेन। एंड अगर ये 1929 के इलेक्शन में अगर लेबर या फिर लिबरल पार्टी पावर में आ गई, then it will become problematic for Britain, because Labour Liberal Party, it is more conducive to giving more and more benefit of democracy and British rule to India. And in that capacity Stanley Baldwin है, Lord Birkenhead है, and thereafter even we can talk about basically उस जमाने के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, that is basically Lord Birkenhead ही by and large we can say that, कि इनका कहना था कि भाई हम लोगों को फटाक से या फिर जल्दी से जल्दी ये स्टैट्यूटरी कमीशन बनाना चाहिए ताकि लेबर पार्टी के गवर्नमेंट के आने से पहले ही ये मामला जो सुलझ जाए। अगर लेबर पार्टी का गवर्नमेंट आता है तो दैट विल प्रूव आउट टू बी मोर प्रॉब्लमैटिक बिकॉज दे विल गिव मोर कंसेशन टू द इंडियंस। एंड वैसे ही अल्टीमेटली इन्होंने ये आइडियोलॉजी के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर कमीशन जो है 1927 के ही सितंबर अक्टूबर में ओपन अप कर दिया कि अक्टूबर 1927 में इट वाज डिस्कस और इट वाज बेसिकली डिसाइडेड कि Indian Statutory Commission will be created under Sir John Simon and this Indian Statutory Commission will come into India. Indian Statutory Commission जो इंडिया में आएगा, ये इंडिया में आने के पीछे का एक्चुअल रीज़न यही था कि इंडियंस को मैक्सिमम कंसेशन नहीं देने हैं। एंड इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वॉज अल्टीमेटली पुट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन एंड उसके अलावा या फिर उनके अलावा वी कैन से दैट 6 more members were there. टोटल वी कैन से दैट देयर वर टोटल 7 member इंक्लूडिंग सर जॉन साइमन। एंड यहीं पे फिर सारे के सारे प्रॉब्लम चालू हो गए। द मोमेंट दिस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद ही ये कमीशन के खिलाफ जो इंडिया में आवाज़ें उठने चालू हो गई। इफ़ दिस कमीशन इज कमिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इन ऑर्डर टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1919, देन ये कमीशन में कोई ना कोई तो इंडियन होना चाहिए था। देयर वाज नो इंडियन इन दिस पर्टिकुलर कमीशन एंड दैट प्रूव्ड आउट टू बी द प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कमीशन। ये कमीशन जैसे ही डिस्क्लोज किया गया इंडिया में, फिर इस कमीशन के खिलाफ जो आवाज़ें उठनी चालू हो गई। देयर शुड बी इंडियन इन दिस पर्टिकुलर कमीशन बिकॉज रिफॉर्म्स आर टू बी मेड और रिव्यू इज टू बी मेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इंडियंस है तो फिर यहाँ पे इंडियंस होने चाहिए। बट फिर भी लॉर्ड बर्कनहेड का कहना था, एंड लॉर्ड बर्कनहेड के साथ साथ वाइसरॉय आयरविन हुआ करते थे उस जमाने में इंडिया के। दिस इज लॉर्ड बर्कनहेड, दिस इज वाइसरॉय आयरविन। तो ये दोनों का कहना था कि अगर हम लोगों ने इसमें इंडियंस अगर ला के रख दिए तो प्रॉब्लम क्या होगा, पहले तो इंडियंस अपने में ही झगड़ेंगे एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इंडियन मेंबर एंड आफ्टर लेबर पार्टी के मेंबर जो है दे माइट जॉइन हैंड टुगेदर एंड अगर उनकी मेजोरिटी आ गई तो कंजर्वेटिव पार्टी का एजेंडा विच इज़ गिविंग लेस रिफॉर्म टू इंडिया ये कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स व्हाई फिर इंडियंस को ये पर्टिकुलर कमीशन में कोई जगह जो इन्होंने नहीं दे के रखी थी। एंड जैसे ही फिर ये डिस्क्लोज किया गया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इनटू दिस पर्टिकुलर कमीशन, देन इंडिया में अब मल्टीपल व्यू पॉइंट आते हुए हम लोग को दिखाई दिए हैं। सबसे पहला जो है जो मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है एंड उनके लीडर रहे हैं, दे स्टार्टेड टू अपोज दिस पर्टिकुलर कमीशन, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो महात्मा गांधी का ही था। अपार्ट फ्रॉम हिम नेहरू हो सकते हैं, बोस हो सकते हैं या फिर इवन मोहम्मद अली जिन्ना हो सकते हैं, हु वाज नेशनलिस्ट टिल देन, जिनका कहना था कि इफ़ रिफॉर्म्स आर टू बी मेड फॉर इंडिया, इफ रिव्यू इज टू बी मेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन इंडियन शुड हैव बीन देयर इन दिस कमीशन। अगर इंडियन ही ये कमीशन में नहीं है तो इट इज़ नथिंग बट एजेंडा ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी गवर्नमेंट टू डिनाई मैक्सिमम पॉसिबल रिफॉर्म टू इंडिया। ये सारे के सारे लॉयर थे एंड इनको पता था कि व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिटिक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट इज प्लेइंग बिहाइंड दी साइमन कमीशन। हाउएवर इंडिया में फिर कुछ लोगों ने साइमन कमीशन को सपोर्ट भी करके रखा हुआ था। इसमें कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट नाम हम देखें तो ऑब्वियसली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बाय दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने देखा था ही वॉज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द डिप्रेस क्लासेस। एज अर्ली एज 1926 में ही उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बना के रखी थी। 1928 आते आते ही वॉज अबाउट टू एम्बार्क अपॉन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, दैट इज महाड़ सत्याग्रह। एंड 1930 आते आते वो एक कालूराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो वो भी करने वाले थे, जिसके ऊपर हम लोगों ने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में इलेबोरेटली बात करके रखी है। तो 1926 से लेके 1930 के बीच का टाइम पीरियड है, इट वॉज अ फॉर्मेटिव ईयर फॉर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि अगर ब्रिटिश रूल इज गिविंग मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट टू द डिप्रेस क्लासेस तो लेट्स एटलीस्ट टॉक विद दिस पर्टिकुलर कमीशन, टॉक करते हैं, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर टू अस एंड देयरआफ्टर वी विल टेक द डिसीजन। तो अम्बेडकर जी वॉज इन फेवर ऑफ टॉकिंग विद दिस पर्टिकुलर कमीशन एंड इन दैट कैपेसिटी ही हैज सपोर्टेड साइमन कमीशन। देयरआफ्टर फिर पेरियार वॉज ऑल्सो देयर। अब हमने ये भी देखा था कि वी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार की अगर हम बात करते हैं तो 1925 में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया हुआ था एंड ही वॉज अगेंस्ट ब्राह्मण एज वेल एज क्षत्रिय मोनोपोली इन इंडिया। एंड यही ब्राह्मण क्षत्रिय मोनोपोली वॉज देयर इन कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अगर अपोज कर दिया
साइमन कमीशन को, तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वैसे फिर कुछ और पर्सनालिटी रही है, जैसे चौधरी छोटू राम, ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द नॉर्थ इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड इज वेल एज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स वी कैन से। लेटर ऑन इनको नाइटेड भी मिला था, सर छोटू राम करके इनको बुलाया भी जाता है। आप नॉर्थ इंडिया में रहोगे तो सर छोटू राम जी के नाम पे हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल कॉलेजेस आपको बहुत सारे दिखाई भी देते हैं। बट इन एनी वेज, इसके अलावा अगर राइट विंगर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट विंगर्स के ओपिनियन जो है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाज डिवाइडेड। जो मॉडरेट इस्लामिक सेक्शन था हु बिलीव्ड इन पेटिशन पॉलिटिक्स, दे बेसिकली सेंड देयर डेलीगेशन टू द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स के पास जैसे ही ये मुस्लिम डेलीगेशन गया तो लॉर्ड बर्कनहेड वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। उन्होंने अपना एक पॉलिटिक्स खेला कि ये पर्टिकुलर इवेंट को मैक्सिमम पॉसिबल मीडिया कवरेज दिया ताकि जो राइट विंगर हिंदू सेक्शन है इट माइट गेट अपसेट एंड इट ऑल्सो शॉल सपोर्ट द एंटायर साइमन कमीशन। एंड फिर इस एंगल में वी कैन से दैट कि हिंदू महासभा हो सकते हैं, सेंट्रल सिख लीग हो सकती है या फिर इवन मुस्लिम लीग, इनके मेंबर जो है उनके ओपिनियन जो है डिवाइडेड आपको दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग में दो इंपॉर्टेंट फैक्शन थे, एक आगा खान मोहम्मद शफी का फैक्शन एंड मोहम्मद अली जिन्ना का फैक्शन। मोहम्मद अली जिन्ना हैड अपोज्ड इट कि भाई हम लोग इसको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं शफी फैक्शन, मोहम्मद शफी वॉज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड आगा खान फैक्शन, इनका कहना था कि वी शॉल कोरोबोरेट विद ब्रिटिशर्स। अगर ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट ऑफ द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म मिल सकते हैं रैदर देन गोइंग विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे हिंदू महासभा की ओपिनियन जो है वो भी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिवाइडेड रही है। इनिशियल लेवल पे हमको दिखाई देता है कि हिंदू महासभा के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर मदन मोहन मालविया हैड अपोज साइमन कमीशन बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू सपोर्ट इट। तो ये वाले जो वियरिंग ओपिनियन है वो हम लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में राइट विंगर लीडरशिप की इंडिया में दिखाई देते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने पहले तो इन ऑर्डर टू शो नॉट ओनली टू द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू इंडियन पॉपुलेशन कि देयर इज अ सपोर्ट टू दिस कमीशन ऑन द साइड ऑफ इंडियन, एक कोऑपरेटिव कमेटी बना के रखी थी। ये कोऑपरेटिव कमेटी जो है बेसिकली क्या करेगी, तो ऑब्वियसली साइमन कमीशन के साथ बात करेगी एंड साइमन कमीशन को इंडिया के जितने भी ग्रीवेंसेस है वो बताने का काम करेंगे। ये पर्टिकुलर कमेटी जैसे ही बनाई देन इसके खिलाफ भी इंडिया में बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ एंड ये जब बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर आवर कंट्री लॉर्ड बर्कनहेड जो है इन्होंने एज अर्ली एज 1925 में ही एक चैलेंज इंडियन को देके रखा हुआ था कि इफ़ यू वांट to reform or if you want to make a scheme by yourself then you go ahead, you make a scheme by yourself, but that particular constitutional reform scheme must be accepted by each and every section of Indian society. A general agreement basically we can say shall be there within Indian. So it was a challenge given by Lord Birkenhead to the India's leadership कि देखो भाई हम तो आपके लिए रिपोर्ट बनाएंगे, हम आपके लिए रिफॉर्म देंगे, बट अगर आपको लगता है कि आप खुद के दम पे एक रिपोर्ट बना सकते हो या फिर रिफॉर्म ला सकते हो then you go ahead. And if you can come out with a report which is acceptable to the majority of the Indian section, or for all the section of the Indian citizen, then obviously that particular report will be considered by us. And जैसे ही ये चैलेंज मिला तो ये पर्टिकुलर चैलेंज कांग्रेस ने अब बेसिकली एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। द चैलेंज वॉज रीट्रेटेड इन December 1927 itself by Secretary of State for India Lord Birkenhead. एंड ये चैलेंज जैसे ही आ गया देन December 1927 का कांग्रेस का एनुअल सेशन। अब हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस का एनुअल सेशन हमेशा दिसंबर 1927 में ही होता है एंड यही दिसंबर 1927 के एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन। इसमें सबसे पहला डिसीजन जो है दैट कांग्रेस इज गोइंग टू बॉयकॉट साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद साइमन। एंड देयर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एंड ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या करेंगे, in this all party conference we are going to basically you can say that we create a report which is acceptable to each and every section of Indian society. Accordingly ये all party conference जो है February 1928 में बॉम्बे में बुलाई गई। बॉम्बे में February 1928 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी या फिर मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना वॉज प्रेजेंट एंड ये पर्टिकुलर कमेटी का कहना था या फिर ये पार्टी की कॉन्फ्रेंस में कहना आया कि वी शॉल बी मेकिंग अ कमेटी, एक कमेटी बनाते हैं एंड ये पर्टिकुलर कमेटी जो है फिर विल कम आउट विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वापस से यही ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के सामने रखा जाएगा एंड देन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस विल टेक द डिसीजन। अकॉर्डिंगली अ कमेटी वॉज क्रिएटेड एंड ये कमेटी जो है इट वॉज अंडर वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल लॉयर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम मोतीलाल नेहरू। इनके ऊपर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, हमने देखा था कि रिस्पॉन्सिव फैक्शन अंडर आफ्टर मोतीलाल नेहरू का वापस से महात्मा गांधी जी के पास चले जाना।
तो महात्मा गांधी जी की भी ब्लेसिंग इन्हीं को थी। ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ आवर कंट्री एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। तो इन्हीं के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई। इसका पर्पस था कि दे हैव टू कम आउट विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विच इज एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन। एंड यहाँ पे ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन मतलब उनके लीडर जो ये कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। अल्टीमेटली फरवरी 1928 में बॉम्बे में ये कमेटी जो बैठी, इन्होंने अपना काम चालू कर दिया। इसमें मल्टीपल मेंबर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम भी मैंने आपको देके रखे। एंड फाइनली दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन अगस्त 1928 एंड दिस टाइम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली फिर कैलकाटा में कंडक्ट की गई। तो अगस्त 1928 में जो कैलकाटा में अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट की गई है, अब उसमें जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुआ था उसके ऊपर अब हम लोग को थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी। कि वंस नेहरू रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, नेहरू रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है वो आपको दिखाई देंगे। बट अगेन प्रॉब्लम क्या था, लॉर्ड बर्कनहेड हैड गिवन चैलेंज कि दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विच इंडियंस आर गोइंग टू फ्रेम शॉल बी एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड इसी में सबसे पहले हमको दिखाई देता है कि सबसे पहला डिमांड जो कांग्रेस ने रखा था, इट वॉज डोमिनियन स्टेटस। जैसे ही डोमिनियन स्टेटस का जो बेसिकली ये है, दैट इज नॉट कांग्रेस, सॉरी, नेहरू रिपोर्ट ने ये प्रपोजल रखा, देन डोमिनियन स्टेटस वाला जो प्रपोजल है, इट वाज एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वाज अपोज्ड बाय यंग नेशनलिस्ट। यंग नेशनलिस्ट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वर रिप्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड thereafter सुभाष चंद्र बोस। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन 1927 में ही बना के रखी थी, और जिसका पर्पस था कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंस के रास्ते पे हम लोग को ढकेलना है। वी डोंट वांट स्वराज, वी वांट पूर्ण स्वराज। ये पूर्ण स्वराज वाला डिमांड जो है ये लोग लेके बैठे हुए थे। एंड दिस पर्टिकुलर टू लीडर्स, दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे हैड रिप्रेजेंटेड यंगर सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। So younger section of Indian National Congress did not support this particular report because there was a specific mention of the dominion status, जबकि younger section को चाहिए था कि India shall now be demanding पूर्ण स्वराज या फिर complete independence। वैसे ही फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हुआ कि रिजेक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। इनफैक्ट ये वाला जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग को दिखाई देता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है बेसिकली हम लोग नहीं देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे ही नहीं देंगे आपने बोले, तो ऑब्वियसली मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना, हु वाज सपोर्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इनके लिए हो गया प्रॉब्लम। मोहम्मद अली जिन्ना ऑब्वियसली एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वाज नेशनलिस्ट। इनको टॉर्च बियरर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बोला जाता था वाया सरोजिनी नायडू, एंड गांधी जी ने भी इनको जो है टॉर्च बियरर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोल के रखा हुआ था। बट इन एनी वेज मोहम्मद अली जिन्ना के लिए अब ये हो गया प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द निगोशिएशन इन अगस्त 1927, अब अगस्त 1928 सॉरी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वापस से मिली है। एंड अगस्त 1928 में रिपोर्ट के ऊपर जब डिस्कशन डिबेट हुआ तो जिन्ना ने अपने जो काउंटर रखे। जिन्ना का कहना था कि सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों चाहिए वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड उनकी रैशनैलिटी हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट शॉल बी देयर। एक्ट ऑफ 1909 के टाइम पीरियड में मैंने आपको बता के रखा था कि इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वॉज नॉट ए यूनाइटेड कंट्री एज सच। एंड इंडिया को अगर हमको यूनाइटेड करना है तो हमको फेडरल प्रिंसिपल के ऊपर ही यूनाइट करना है। ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट देयर वाज बाय एंड लार्ज कॉन्करेंस इन इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए फिर वही वाला एस्पेक्ट था कि भाई अगर जॉइंट इलेक्टोरेट होता है एंड जॉइंट इलेक्टोरेट में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हिंदू मेजॉरिटी आती है तो नो हिंदू इज गोइंग टू प्रेस इन फ्रंट बटन और प्रेस और बेसिकली गिव अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ अ मुस्लिम नेम। एंड इफ दैट इज द सिनेरियो देन इंडिया में कभी भी मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ ही नहीं पाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी वर डिमांडिंग इट। एंड आफ्टर कांग्रेस के ऊपर उन्होंने बहुत ही स्कैथिंग क्रिटिसिज्म भी दिया कि कांग्रेस ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट 1917 के लखनऊ सेशन में एक्सेप्ट करके रखा था। तो अगर आपने पहले ही लखनऊ सेशन में ये पर्टिकुलर डिमांड एक्सेप्ट करके रखी थी, व्हाट इज द चेंज नाउ? अब ऐसा क्या चेंज हो गया कि आप हमारी डिमांड जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? तो ये तो नहीं चलेगा, वी नीड सेपरेट इलेक्टोरेट। But ultimately when he saw कि there is a tremendous amount of the opposition to separate electorate, then मोहम्मद अली जिन्ना ने ultimately फिर joint electorate विथ रिजर्वेशन मांगा। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि हम लोग को जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन आप दे दो, कि जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन अक्रॉस इंडिया, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी में है या फिर माइनॉरिटी में है, इट डज नॉट मैटर, बट हर एक पर्टिकुलर प्रोविंस में एज पर देयर पॉपुलेशन हम लोगों को जो है जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए। वो रिजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। रिजर्वेशन लगाना है मतलब क्या कि अब जॉइंट इलेक्टोरेट होगा मतलब एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन वोट। बट इसमें अगर आपने रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दे दिया तो ओनली मुस्लिम पर्सन कैन कंटेस्ट।
तो जिन्ना का कहना था कि ठीक है, आप सो सेपरेट इलेक्टोरेट से प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट वी शॉल बी हैविंग जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन ईच एंड एवरी प्रोविंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉम्बे में सिर्फ 2% मुस्लिम है, तो बॉम्बे में 2% आपने दे दी, बट अगर बंगाल में 60% मुस्लिम है तो बंगाल में आप रिजर्वेशन नहीं दोगे। तो बंगाल में भी 60% ऑफ द सीट इन लेजिस्लेचर शॉल बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम। फर्दर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक और डिमांड करके रखी थी कि मुझे कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस चाहिए। ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में उन्होंने सिंध, thereafter फिर बलूचिस्तान एंड thereafter अल्टीमेटली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो वो डिमांड किया था। मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी बड़ी प्लेन एंड सिंपल थी कि उनका कहना था कि वी नीड टू क्रिएट दिस फेडरल कंट्री। ये फेडरल कंट्री में कुछ हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस रहेंगे, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस रहेंगे, दोनों को अपनी अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी। एंड thereafter मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि रेसिडरी पावर जो होती है, रेसिडरी पावर के ऊपर भी हम लोगों ने पहले बात करके रखी है, तो रेसिडरी पावर जो है ये अल्टीमेटली फिर स्टेट के पास ही जानी चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना व्हाट ही वांटेड ओवर हियर इज दैट मैक्सिमम पॉसिबल प्रोटेक्शन टू द इस्लामिक इंटरेस्ट इन आवर कंट्री। एंड ये इस्लामिक इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्शन अगर मिलता है देन ऑब्वियसली वी आर रेडी टू गिव अवे आवर सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर आप हमसे सेपरेट इलेक्टोरेट ले रहे हो तो भाई इन रिटर्न भी तो आप हमको कुछ दोगे। अगर नहीं दोगे तो हाउ आई एम गोइंग टू फेस माई पॉपुलेशन, दैट इज इस्लामिक पॉपुलेशन। एंड इन दैट कैपेसिटी जो डिमांड अब मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, इसको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ अपोजिशन आया हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा का कहना था कि भाई हम लोग आपको जॉइंट इलेक्टोरेट दे सकते हैं, बट रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली वेयर यू आर इन माइनॉरिटी। मेजॉरिटी वाले एरिया में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वैसे फिर हिंदू महासभा का कहना है कि कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इंडिया में हमको नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसके ऊपर भी अब हमने बात करके रखी है कि राइट विंग पॉलिटिक्स, स्पेसिफिकली हिंदू महासभा का अगर हम बात करें तो इनको मुस्लिम लोगों को सबसर्विएंट ट्रीटमेंट या फिर सबसर्विएंट सिटीजनशिप में रिड्यूस करना था। दे नेवर कंसिडर मुस्लिम ब्रेथरन्स एज ऑन इक्वल फुटिंग। एंड ऐसा फिर हिंदू महासभा का कहना है कि भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस नहीं चाहिए, इंडिया का हर एक प्रोविंस जो हिंदू मेजॉरिटी वाला ही होना चाहिए। एंड देयरआफ्टर तीसरी चीज जो है रेसिडरी पावर विद द स्टेट। देयरआफ्टर हिंदू महासभा है, उन्हीं का कहना था कि रेसिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास जानी चाहिए। दे वांटेड स्ट्रॉन्ग सेंटर। अल्टीमेटली हिंदू महासभा विच वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, उनको चाहिए था कि मुस्लिम लोगों का कोई भी पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन इंडिया में बाय एंड लार्ज सिक्योर ही ना हो, तब जाके हिंदू राष्ट्र विद अखंड भारत जो हम लोग बना पाएंगे। एंड विद दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अल्टीमेटली दे स्टार्टेड टू अपोज मोहम्मद अली जिन्ना एंड देयरआफ्टर हिज बैंड ऑफ फॉलोअर। बट अल्टीमेटली फिर हिंदू महासभा के ही सुप्रीम लीडर थे कौन, मदन मोहन मालवीय। उनके और गांधी जी के रिलेशन के ऊपर हमने पहले ही बात करके रखी है। फर्दर इंडियन नेशनल कांग्रेस इज हैवीली डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण क्षत्रिय, एंड ब्राह्मण क्षत्रिय आइडियोलॉजी इज अ राइट विंग आइडियोलॉजी। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे निगोशिएशन में आपको हारते हुए दिखाई देंगे। व्हाट अल्टीमेटली कांग्रेस ऑफर्ड इज दैट कि हम लोग आपको जॉइंट इलेक्टोरेट ही देंगे, रिजर्वेशन भी देंगे, बट ओनली इन एरिया वेयर यू आर इन माइनॉरिटी, नॉट इन एरिया वेयर यू आर इन मेजॉरिटी। देयरआफ्टर आउट ऑफ 3 मुस्लिम प्रोविंस जो आपने मांगे हैं, कांग्रेस एज वेल एज फिर मोतीलाल नेहरू जो है दैट इज नेहरू कमेटी के रिपोर्ट ने ओनली सिंध प्रोविंस जो वो देने की बात कही। बट वो भी कब मिलेगा, जब डोमिनियन स्टेटस हम लोगों को मिलेगा। तब जब डोमिनियन स्टेटस हमको मिलेगा तब हम लोग सेपरेट सिंध प्रोविंस जो है बनाएंगे। ये वाली प्रोविंस तो हम बना ही नहीं रहे हैं। एंड देयरआफ्टर रेसिडरी पावर जो है जो हिंदू महासभा ने बोल के रखा है सेंटर के पास जाएगी, तो दैट इज समथिंग दैट विल बी डूइंग। ऑलरेडी डोमिनियन स्टेटस की वजह से यंग नेशनलिस्ट वर नॉट सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, रिजेक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड जो कंसिक्वेंट प्रॉब्लम हुआ उसके वजह से इवन मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना दे बेसिकली डिसाइडेड टू बॉयकॉट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, जब बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सिख लीडरशिप एंड क्रिश्चियन लीडरशिप भी जो थी, उन्होंने भी देखा कि भाई मुस्लिम लीग के साथ निगोशिएशन में हिंदू महासभा ने क्या किया है, तो इवन सेंट्रल सिख लीग was the representative of the Sikh political parties in this particular all-party conference, and thereafter even basically Christian representative ये particular conference में बैठे थे, all of them decided to withdraw from the Nehru committee कि भाई नेहरू कमेटी को जो हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। and that is where Lord Birkenhead had become victorious। आगे वाले प्रोविजन तो सिग्निफिकेंट है ही, बट अल्टीमेटली लॉर्ड बर्कनहेड का चैलेंज बड़ा प्लेन एंड सिंपल था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी आर बेसिकली गिविंग और गोइंग टू गिव यू इज दैट कि अल्टीमेटली आपका रिपोर्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, या फिर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये रिपोर्ट को ना यंग नेशनलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, ना मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिख लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ना क्रिश्चियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ किसका है,
तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदू रिलीजन का। एंड फर्दर प्रॉब्लम हुआ फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1927 में साइमन कमीशन आने के बाद ही ये डिक्लेयर करके रखा था कि हमारी दो मांगे हैं, एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमको चाहिए, प्लस हम लोगों को रिजर्वेशन ऑफ सीट चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट शॉल बी देयर फॉर द डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्वेशन चाहिए। अगेन कांग्रेस इज डोमिनेटेड बाय अपर जाति अपर वर्ण पॉपुलेशन, तो उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो ग्रांट कर दी अंडर नेहरू रिपोर्ट, बट अल्टीमेटली रिजर्वेशन जो है वो ग्रांट नहीं किया। एंड जब ये रिजर्वेशन ग्रांट नहीं हुआ तो इवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डिसाइडेड टू विड्रू। And Ambedkar by that particular period of the time was one of the most supreme leader or significant leader of the depressed classes. तो आपके रिपोर्ट को जो है पहले ही मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज रिलीजन इज नॉट सपोर्टिंग, या नेशनलिस्ट इज नॉट सपोर्टिंग, बट अल्टीमेटली इवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दैट इज डिप्रेस्ड क्लासेस आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग। एंड फिर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ 500 मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड रहेगा उसको आप बोलोगे गवर्नर जनरल, अंडर आफ्टर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नर के अंडर रहेगी, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का टेन्योर 5 ईयर का रहेगा। देयर आफ्टर सेक्युलर पॉलिटिक्स विल बी देयर, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, एंड इसके अलावा फिर अल्टीमेटली लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस जो डिमांड एक ज़माने में लोकमान्य तिलक का ही था इफ यू रिमेंबर, तो वो भी इसमें जो है एंश्राइन किया गया। बट इन नटशेल वी कैन से दैट कि लॉर्ड बर्कनहेड का चैलेंज बड़ा प्लेन एंड सिंपल था कि जनरल एग्रीमेंट हैज़ टू बी देयर अमॉन्ग द ग्रेट पीपल्स ऑफ इंडिया। वो जनरल एग्रीमेंट हुआ क्या? ये जनरल एग्रीमेंट जो हुआ ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को अगेन कैलकाटा में इन अगस्त 1928 को, ये रिपोर्ट जो है बेसिकली फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने खारिज कर दिया। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा के बीच के झगड़े जो अभी हमने देखे थे, एंड कॉम्प्रोमाइज में अल्टीमेटली सिर्फ जॉइंट इलेक्टोरेट, माइनॉरिटी जहाँ पर हो वहीं पे आपको जो है बेसिकली फिर इलेक्शन के राइट मिले, सॉरी ये जो है रिजर्वेशन के राइट मिलेंगे। सिंध को बॉम्बे से हम सेपरेट करेंगे, एक सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस बना लेंगे, बट वो कब? जब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा तब। अंडर आफ्टर रेसिडरी पावर जो वो सेंटर के पास जाएंगे, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ था। एंड दैट इज अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि अब धीरे धीरे करके सभी लोगों ने जो है इसको जो है अपोज करना चालू कर दिया। सबसे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना बिकम सो फ्यूरियस कि I have taken the wrath of the entire Islamic community as well as Muslim League for Indian National Congress, and I trusted Indian National Congress. That was my mistake. मोहम्मद अली जिन्ना ने मच लेटर 1947 में अपना एक स्पीच दिया था, एंड ये स्पीच में उन्होंने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, प्रिसाइजली इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मैं, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना, हम में जो पार्टिंग ऑफ वेज है ये नेहरू रिपोर्ट के टाइम पीरियड में हुआ। बीबीसी को भी उन्होंने 1947 के बाद मल्टीपल इंटरव्यू दिए। वो इंटरव्यू में उन्होंने क्लेम किया था, नेचुरल सवाल तो आना ही था कि यू वर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप जो है मुस्लिम लीग को बार बार कांग्रेस की तरफ लेके जा रहे थे, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? तो मोहम्मद अली जिन्ना अल्टीमेटली पॉइंटेड आउट टू दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। मोहम्मद अली जिन्ना स्टेटेड कि फॉर द फर्स्ट टाइम विथ माई नेकेड आइज आई सॉ हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इतने बुरे लेवल का था कि दे वर नॉट विलिंग टू गिव इट इवन अ सिंगल सीट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम कम्युनिटी। एंड अगर ब्रिटिशर्स के अंडर ये सिचुएशन है, कल अगर इंडिया इंडिपेंडेंट बनेगा तो हिंदू लोग मुस्लिम लोगों को पूरा का पूरा सबसर्विएंट ही लोग करके ही छोड़ेंगे। एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर कंट्री वेयर हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज देयर। एंड ये गुस्सा जो है मोहम्मद अली जिन्ना का अगस्त 1928 में ही फूका। सितंबर 1928 में ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वाज इन कैलकाटा, तो कैलकाटा में मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो ऑल मुस्लिम पार्टी कॉन्फ्रेंस में अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू बेसिकली नॉट एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट हैंस फोर्थ फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड देयर आफ्टर मुस्लिम लीग जो है, इनके रास्ते जो है वो अलग है। एंड मुस्लिम लीग जो बेसिकली फिर क्या करेगा, एक विचार मंथन करेगा, मतलब एक डिस्कशन डिबेट करेगा। यानी डिस्कशन डिबेट के लिए फिर मार्च 1929 को एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जब होगा, तब हम लोग देखेंगे कि व्हाट शैल बी द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। बट अल्टीमेटली मोहम्मद अली जिन्ना ने यही पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में अर्लीस्ट लेवल पे अपने फेमस 14 पॉइंट्स देके रखे थे। इफ मुस्लिम पीपल आर टू रिकनसाइल विथ हिंदू पीपल और इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस शॉल कंसिडर दिस 14 पॉइंट। ये 14 पॉइंट भी काफ़ी कम का सिग्निफिकेंट है, अभी देखेंगे भी, बिकॉज ये 14 पॉइंट लेटर पीरियड ऑफ टाइम में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बने। पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही 14 पॉइंट पे लेटर ऑन बनता हुआ आपको दिखाई देगा। thereafter as I told you कि सिख एंड इंडियन क्रिश्चियंस तो डिड नॉट इवन बेसिकली केयर्ड फॉर द निगोशिएशन।
बिकॉज उनको अगर दिखाई दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बड़ा लीडर अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदू महासभा के सामने नहीं टिक पा रहा है तो हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं. एंड इन दैट कैपेसिटी दे ऑल्सो बॉयकॉटेड, दे ऑल्सो डिनाइड टू विड्रू देयर सपोर्ट टू द नेहरू रिपोर्ट. And thereafter, ultimately, even Hindu Mahasabha and Dr. Baba Saheb Ambedkar जो they were not satisfied with. As I told you, अम्बेडकर जी को अपना रिजर्वेशन चाहिए था, वो नहीं मिला. एंड हिंदू महासभा वॉज अपसेट कि आप एक भी प्रोविंस मुस्लिम लोगों को क्यों दे रहे हो भाई, वो तो एक भी प्रोविंस मुस्लिम लोगों को देना ही नहीं चाहिए आपको, वो तो मुस्लिम है तो उनको तो सबसर्विएंट बना के आपको रखना चाहिए. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुस्लिम लीग के लिए रही है, दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट वॉज दैट कांग्रेस विलिंगनेस टू इवन टॉक विद द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग को अपोज करने के लिए हिंदू महासभा ने मल्टीपल प्रोसेशन या फिर बेसिकली जो पिकेटिंग है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1928 करके रखी थी कि कांग्रेस शॉल नॉट बी टॉकिंग टू मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग एंटर आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तो बात ही नहीं करनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई इवन हिंदू महासभा वाज अपसेट कि निगोशिएटिंग टेबल पे भी ये मुस्लिम लीग कर क्या रही है, वो भी प्रॉब्लम. फर्दर आपने जो बेसिकली रिजर्वेशन देख रखा है वो प्रॉब्लम. एंड आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस उनको बना के दे रहे हो, क्या ज़रूरत है, वो भी नहीं चाहिए. एंड अल्टीमेटली यंग नेशनलिस्ट जो है दे स्टक टू देयर डिमांड कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, तो पूर्ण स्वराज वाला जो प्रपोजल है दैट इज समथिंग दैट वी वांट. दिस इज समथिंग दैट वी कैन से अल्टीमेटली जो मल्टीपल रीजन रहे हैं. दैट्स व्हाई जब ये कमेटी का रिपोर्ट सबमिट किया गया तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन कैलकाटा, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं तो एक कमेटी बना के रखी थी ना, नेहरू कमेटी, तो यही पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में अल्टीमेटली रिपोर्ट जो है इसको बेसिकली मना किया गया. और दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है इट वाज अल्टीमेटली यू कैन से निगेटेड किया गया, मतलब बेसिकली इसको खारिज किया गया. एंड ये खारिज करने के बाद फिर मोहम्मद अली जी ने एज आई टोल्ड यू सितंबर 1928 में ही कैलकाटा में इन्होंने ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुला के रखी थी और उसमें उन्होंने अपने फेमस 14 पॉइंट जो वो दे के रखे हुए थे. These 14 points were ultimately passed by Muhammad Ali Jinnah in his annual session of Muslim League. Muslim League का annual session is usually conducted around March. तो मार्च 1929 ना, राइट. अभी हमने देखा था कि फरवरी 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे इन्होंने नेहरू कमेटी बनाई थी अंडर मोतीलाल नेहरू. इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1928 एंड यही अगस्त 1928 में फिर मुस्लिम, thereafter Sikh, thereafter Christian representative and depressed class representative, that is Dr. Baba Saheb Ambedkar, and Hindu conservative section, that is you can say that Hindu Mahasabha, were not happy with this report and this particular report was rejected by the all party conference. जैसे ही रिजेक्ट हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ऑल मुस्लिम पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इन सितंबर 1928 एंड सितंबर 1928 की मीटिंग में उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दे के रखे थे. अब वही 14 पॉइंट्स का फाइनल वर्जन आपको दिखाई देगा इन मार्च 1929 एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. ऑब्वियसली अब मुस्लिम लीग का एक एनुअल सेशन बुलाया गया एंड एज आई हैड टोल्ड यू कि मुस्लिम लीग का जो स्प्लिट था बाय एंड लार्ज, मोहम्मद शफी आगा खान का अपना एक फैक्शन एंड जिन्ना का फैक्शन, बोथ ऑफ देम रीमर्ज देमसेल्फ. एंड रीमर्ज करने के बाद अल्टीमेटली मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर जो है फिर सारी की सारी बागडोर मुस्लिम लीग की दे दी गई. He was declared as a leader of the Muslim League and he was given responsibility to take forward the course of Muslim League. एंड यही मुस्लिम लीग के सेशन में फिर जिन्ना ने अपने फेमस 14 पॉइंट जो वो रीट्रेट कर दिए एंड रीट्रेट करके कांग्रेस को क्लियरली बताया गया कि इफ़ यू वांट यूनाइटेड इंडिया, अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में आपको यूनिटी चाहिए तो दिस आर द 14 प्रिंसिपल दैट वी वांट. एंड यही 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने अपना पॉलिटिक्स खेलना चालू किया. एज आई टोल्ड यू कि आफ्टर 1947 मोहम्मद अली जिन्ना विल कॉल इट एज अ पार्टिंग ऑफ वेज एंड उसके साथ साथ फिर दिस 14 पॉइंट विल बिकम द बेस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन. पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ फेडरल रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यही 14 पॉइंट में आपको फिर फेडरल ऑटोनॉमी जो है दिखाई देगा. ऑब्वियसली अगर ये 14 पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेसिडरी पावर टू द प्रोविंसेस. अब इसके ऊपर हमने इलेबोरेट चर्चा बातें पहले ही करके रखी हुई थी कि इंडिया वाज अ डिवाइडेड कंट्री एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. मराठाज अलग है, अवध अलग है, मैसूर अलग है, हैदराबाद अलग है, राजपुताना अलग है, बुंदेलखंड, मालवा, पहाड़ी एरिया, कश्मीर, देयर आफ्टर सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, वैसे फिर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट किंगडम्स वर देयर एंड दैट्स व्हाई जब पैन इंडियन नेशनल लीडरशिप जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू 1885 में आनी चालू हुई, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर हैड एग्रीड. दादाभाई नौरोजी हो सकते हैं, एम.जी. रानडे हो सकते हैं, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले इन इनिशियल लेवल एंड देयर आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में लाला लाजपत राय हो सकते हैं, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट लोकमान्य तिलक. सब लोगों का यही कहना था कि वी हैव टू क्रिएट इंडिया ऑन द लाइन ऑफ अमेरिका. जैसे अमेरिका में मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंट्रीज केम टुगेदर टू क्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया में भी वही होना चाहिए. तो फेडरल गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिका हैज़ टू बी देयर इन आवर कंट्री.
हर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वो स्ट्रांग होगा, रेसिडरी पावर उसी के पास रहेगी। रेसिडरी पावर इन अ नटशेल, जो पावर आपके प्रोविंशियल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, उसको आप बोलते हो रेसिडरी पावर। एंड ये रेसिडरी पावर अब प्रोविंस के पास होनी चाहिए। एंड प्रोविंस विल बी ऑल पावरफुल एंटिटी विथ इट्स ऑटोनॉमी, कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। एंड सेंटर जो उनके पास बस डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन रहेगा। एंड इन दैट कैपेसिटी इट विल बी अ वीक सेंटर। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द लीडर बिफोर गांधीयन फेज हैड एग्रीड। इट इज गांधीयन फिर जिन्होंने इंडिया में फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की पैरवी करने चालू कर दी थी। इनफैक्ट फेडरल मॉडल वॉज मोर सुटेड टू इंडिया। ये बहुत बड़ा डिबेट रहा है। इवन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आप देखोगे कि 1975-76 में करण सिंह कमेटी एंड आफ्टर 2003-2002 के अराउंड वेंकट चालिया कमेटी, दैट इज कमेटी ऑन वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका वही एजेंडा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही से काम कर रही है या फिर फेडरलिज्म की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो इसके ऊपर 2 कमेटी विद इन लास्ट 70 ईयर्स ऑलरेडी बन चुकी है। तो फेडरलिज्म वाला पंगा तभी से चल रहा है इंडिया में। इट वॉज द ह्यूज डिमांड बैक देन। वैसे ही फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर का ही बात नहीं चलेगा, तो जितने भी स्टेट्स है उनका आपको कॉन्करेंस लगेगा। तो कॉन्करेंस हैज टू बी देयर इफ यू हैव टू कैरी आउट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ये वाला प्रोविजन आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही दिखाई देगा। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में जब क्रिएट हुआ, तो इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 7 आर्टिकल्स वेर देयर एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिजिड। मतलब उसको अमेंड करना है तो आपको हायर मेजॉरिटी लगेगी। पहले तो 3/4 मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर है उनकी परमिशन लगेगी, एंड आफ्टर 3/4 ऑफ द स्टेट जो है उनकी आपको परमिशन लगेगी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन्होंने यहाँ पे 3/4 नहीं रखा, जिन्होंने यहाँ पे कॉन्करेंस वाला वर्ड ही डाल दिया कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कॉन्करेंस अमॉन्ग ईच एंड एवरी स्टेट विद इन इंडिया, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। ये फियर था कि कल जाके हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का राज आएगा। एंड अगर हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का राज आ गया तो अभी के लिए तो इंडिया बना लेंगे ये लोग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बाद में जाके हो सकता है कि यूनिलैटरल चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी देयर वाया हिंदू स्टेट्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल बी हिंदू डोमिनेटेड एंड विच विल बी एट्रोशियस टू मुस्लिम, एंड दैट्स अ यूनिटी चाहिए। तो ये वाला प्रोविजन भी आपको रखना पड़ेगा। वैसे फिर ऑल लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एवरी प्रोविंस without reducing majority of Muslim in a province to minority or equality। अल्टीमेटली ये प्रोविजन आपको बताएगा कि हर एक पर्टिकुलर प्रोविंस में जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाओगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लोग जो है बेसिकली माइनॉरिटी में नहीं रिड्यूस होने चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस आपको जो है सारे लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडीज में एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम लोगों का जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा। ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का उन्होंने फर्दर डेफिनेशन भी देके रखा हुआ था कि हम लोगों को क्या करना है कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड देयर आफ्टर जो भी कैबिनेट रहेगा प्रोविंसेस में या फिर सेंटर में, वहाँ पे आपको 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम को देना पड़ेगा। इसके अलावा फिर लोकल बॉडीज में भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हैज़ टू बी देयर। यहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन एज पर पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट इज समथिंग दैट वी नाउ वांट। मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका ही कहना था इन मार्च 1929 के मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में कि अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेते हैं तो मुस्लिम लोग जो है इंडिया में कभी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं ले पाएंगे। मैं खुद मतलब मोहम्मद अली जिन्ना खुद ट्राई कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट लाने की, बट वो जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो एकदम ही वीक लेवल का ऑफर किया जा रहा था। एंड दैट्स व्हाई दैट एंग्जाइटी और फियर वाज देयर कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं लेंगे तो वी विल नेवर गेट आवर शेयर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड इफ आवर वोट डज नॉट मैटर देन वी कैन नॉट लिव इन इंडिया। फिर इंडिया में रहना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वी विल बी रिड्यूस टू द सेकेंडरी सिटीजन या फिर सेकेंड क्लास सिटीजन इन आवर ओन कंट्री, एंड दैट्स व्हाई फिर सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने रिट्रेट किया हुआ आपको दिखाई देगा। देयर आफ्टर फिर नो बिल बेसिकली इन एनी लेजिस्लेचर, मतलब सेंट्रल है या फिर प्रोविंशियल है, ये पास नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है इनका आपको जो है परमिशन मिले। तो कोई भी एक पर्टिकुलर बिल लेजिस्लेचर में जब लाया जाता है तो वो लेजिस्लेचर में जितने मुस्लिम्स हैं उनके 3/4 की आपको परमिशन चाहिए। अगेन इट वाज इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इस्लामिक इंटरेस्ट। देयर आफ्टर टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप होगा तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो अभी के टाइम पे पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में है, यहाँ पे मुस्लिम वेयर मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी जो है हैम्पर नहीं होनी चाहिए। देयर माइट कम टाइम इन द फ्यूचर कि जब इंटरनल टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर एडजस्टमेंट कैरी आउट करना पड़ेगा, तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज मुस्लिम मेजॉरिटी ही रहने चाहिए, इनको आप मुस्लिम माइनॉरिटी में रिड्यूस नहीं कर पाओगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने 1905 के टाइम पीरियड में करके रखा था, जिसके बारे में हमने बात करके रखी थी।
वैसे ही सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, ये डिमांड तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द नेहरू कमेटी निगोशिएशन भी उठा के रखी थी कि वी नीड सिंध एज अ सेपरेट प्रोविंस बिकॉज सिंध एज अ सेपरेट प्रोविंस विल हैव और वुड हैव बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी। वैसे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान में हमको करने हैं। जिसका ट्राइबल एरिया, कबाइली एरिया है, तो यहाँ पे मुस्लिम ट्राइब्स रह रही है, तो मुस्लिम ट्राइब्स को भी हम लोगों को सिविलाइज वर्ल्ड में लाना है एंड सिविलाइज वर्ल्ड में लाके उनको डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रू फ्रूट्स हमको देने हैं। देयर आफ्टर फिर रिलीजियस फ्रीडम जो है होने चाहिए, मतलब राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ यू कैन से दैट कंसाइंस, ये सारी चीज़ें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड करके रखी हुई थी। एंड देयर आफ्टर फिर प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम राइट इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, that is minority rights, we can say that even article 29 and article 30 of Indian constitution में आपको ये वाला प्रोविजन जो है वो दिखाई देगा। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग के जो 14 डिमांड्स रहे हैं जब मोहम्मद अली जिन्ना ने देके रखे थे, दे विल रिमेन द रॉक फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर यही प्रिंसिपल अब धीरे धीरे जो इंडिया में कम्युनलाइजेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे। अब हम लोग 1930s एंड 40s के पॉलिटिक्स में जाएंगे तब कि जिन्हा हिज 14 डिमांड एंड आफ्टर जिन्हाज वे ऑफ पॉलिटिक्स जो चेंज होगा फ्रॉम मॉडरेट कम्युनलिज्म टू एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, हाउ इट विल अनफोल्ड एट अ ग्राउंड लेवल एंड आफ्टर इसके रिपरकशन जो वो इंडिया के लिए क्या रहेंगे। एंड वैसे ही वी कैन से डैट कि जैसे मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अपोज करके रखा था, यंग नेशनलिस्ट हैड ऑल्सो अपोज। जो हमने पहले ही देखा था कि 1927 का जो मद्रास सेशन था जहाँ पे मोहम्मद अली अंसारी के अंडर इट वॉज डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू बॉयकॉट साइमन कमीशन, वी आर गोइंग टू कॉल फॉर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जो अल्टीमेटली बॉम्बे में फरवरी 1928 में बुलाई गई थी। वहीं पे इनिशियल लेवल पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो बनी थी। एंड ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड बाय ऑब्वियसली टू ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ आवर कंट्री, वी कैन से दैट इज नेहरू एंड बोस। एंड ये कमिटी ने डिस्कशन एक प्रपोजल भी लाया था कि वी हैव टू गो फॉर पूर्ण स्वराज। अनफॉर्चुनेटली वो प्रपोजल जो है कांग्रेस ने पास नहीं किया एंड जब ये पास नहीं हुआ तब जाके अल्टीमेटली जो फॉर्मल लॉन्चिंग है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये इन दोनों ने करके रखी हुई थी। एंड इनका पर्पस ही वही था कि कांग्रेस जो डोमिनियन स्टेटस बोल रहा है, स्वराज बोल रहा है, उसको हम लोग को पूर्ण स्वराज में कन्वर्ट करना है। इंडिया शॉल फाइट फॉर इट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कब तक हम लोग जो है अंग्रेजों के अंडर रहेंगे। एंड प्रिसाइजली आफ्टर जालियनवाला बाग हत्याकांड 1920 1925, तो अब इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इंडिया अंग्रेजों के अंडर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहे। तो अल्टीमेटली इन लोगों के प्रेशर में आके ही वी कैन से दैट कि अब कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत चर्निंग होती हुई हम लोग को दिखाई दी है। कि अभी हमने देखा था फरवरी 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्रिएट की गई थी बॉम्बे में। यही ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में अल्टीमेटली फिर नेहरू कमेटी वॉज क्रिएटेड विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन बेसिकली अगस्त 1928। अगस्त 1928 में फिर कैलकाटा में अगेन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई एंड इसी में सारे के सारे झमेले हुए। कोई भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कमेटी में ये नेहरू रिपोर्ट को अब सपोर्ट करने को रेडी नहीं था। एंड तब जाके अल्टीमेटली फिर जिन्हा ने सितंबर 1928 में अपनी ऑल पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये कंडक्ट करके रखी थी एंड जहाँ पे उन्होंने अपना फेमस 14 पॉइंट दिया। बट ऑब्वियसली अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने भले ही नेहरू रिपोर्ट को पास नहीं किया, नेहरू स्टिल हैड सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आईएनसी का भी एक एनुअल सेशन होने वाला था। दिस एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी वाज कंडक्टेड इन December 1928, दिस टाइम इन कैलकाटा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू हिमसेल्फ। मोतीलाल नेहरू के अंडर ही ये नेहरू रिपोर्ट बना हुआ था एंड मोतीलाल नेहरू के अंडर ये जो चेयरपर्सनशिप के अंडर ये रिपोर्ट कंडक्ट किया गया था, सेशन कंडक्ट किया गया था सॉरी, उसमें जो नेहरू रिपोर्ट है वो पास किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट वॉज पास बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉट बाय ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जहाँ पे ये पर्टिकुलर कमिटी बनी हुई थी। एंड इंडियन नेशनल ने पास करने के साथ साथ एक माइनर इसमें ट्वीक कर दिया गया था कि जो डोमिनियन स्टेटस मतलब स्वराज हम मांग रहे हैं, ये स्वराज 1 साल में आना चाहिए। 1 साल मतलब क्या है, देन ऑब्वियसली दिसंबर 1929। अगर दिसंबर 1929 तक स्वराज नहीं आता है तो गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट विल चेंज एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस विल गो फॉर पूर्ण स्वराज। अब होगा भी अल्टीमेटली वही जो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि दिसंबर 1928 आते 1929 आते आते स्वराज नहीं आएगा एंड तब जाके फिर अपना जो लाहौर सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें अब जवाहरलाल नेहरू विल बिकम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड उनके अंडर फिर एक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाएगा। एंड ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वुड बी अ लैंडमार्क रेवोल्यूशन जिसकी वजह से अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी इंडिया में आएगी। बट इन एनी वेज दैट इज समथिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए वी विल बेसिकली सम इट अप ओवर हियर कि 1928 आई होप इट इज क्वाइट क्लियर
कि 1927 से 28 का पॉलिटिक्स अब इंडिया में क्या चल रहा है। तो इट विल ऑल स्टार्ट विद द साइमन कमीशन रिपोर्ट। ये जैसे ही रिपोर्ट आ गई तो इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स ने इसको बॉयकॉट कर दिया। ऐसा नहीं है सभी ने बॉयकॉट कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स। एंड इसमें फिर दिसंबर 1927 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो, दर आफ्टर फिर फरवरी 1928, अगस्त 1928, सितंबर 1928 एंड दिसंबर 1928। ये 5 इंपॉर्टेंट इवेंट थे एंड ये 5 इंपॉर्टेंट इवेंट को नाउ वी हैव कवर्ड थोरोली। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। अब हम लोगों को कल वाले लेक्चर में देखना है कि दिसंबर 1928 से लेके 1932 के बीच में इंडिया में क्या चल रहा था। दैट इज प्रिसाइजली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहले देखेंगे कि 1928 से लेके 1929 के दिसंबर तक क्यों क्या हुआ, देर आफ्टर फिर लाहौर रेजोल्यूशन में क्या हुआ, एंड देर आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बैकग्राउंड एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एग्जैक्टली कैसे कैरी आउट की गई। बट दैट इज समथिंग फॉर टुमारो, वो कल जब जाएंगे तब हम लोग देखेंगे। So that will be it from my side guys. Again जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Instagram channel of ours. And अगर आपको Telegram channel of ours, and अगर आपको कोई डाउट रहेगा then feel free to reach out to me on the Instagram channel of ours guys. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. We'll be meeting again then tomorrow. Okay, so thank you so much guys.